नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं आयोग, और आयोगों की सीरीज़ में अपना अगला आयोग है, क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि मानवाधिकार आयोग, तो ये मानवाधिकार होते क्या है, ठीक है? तो आप सभी को पता है कि मानवाधिकार क्या होते हैं, कि वह सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, सभी को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसके अलावा दासता और गुलामी से स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, सभी को स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। तो इन्हीं प्रकार के सभी जो ऐसे अधिकार हैं, इन्हीं सभी अधिकारों को जो है इकट्ठा किया गया सभी देशों के द्वारा, ठीक है। और संयुक्त जो है 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र महा संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। और इस दिन सभी देशों ने जो है एक ऐसा दस्तावेज बनाया, ऐसे अधिकारों को इकट्ठा किया, और उसमें 30 अधिकार थे, ठीक है। और 30 अनुच्छेद थे, वो 30 अनुच्छेदों को यहाँ पे पेश किया गया, ठीक है। और ये बोला ये जो मानव अधिकार हैं ये सभी को मिलने चाहिए। तो इन्होंने 30 अनुच्छेद थे, इसमें 1 से 21 तक जो अधिकार थे वो थे नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, ठीक है। कौन से अधिकार थे? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, ठीक है। और जो 22 से 29 तक थे, ये जो 1 से 21 तक थे, इनको नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार कहते हैं, इनको प्रथम पीढ़ी के अधिकार भी कहते हैं। दूसरा, जो 22 से 29 तक थे, उनको कहते हैं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, इनको द्वितीय पीढ़ी के अधिकार कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, 30 जो है अनुच्छेद थे इस दस्तावेज में, इन्होंने वो दस्तावेज प्रस्तुत किया। कब किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को ये मानव अधिकारों का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, और पहली बार मानव अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई, ठीक है। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अब इन्होंने जो है ये मानव अधिकारों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि इसको लागू कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद 1991 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या हुई? बैठक हुई। बैठक हुई तो इन्होंने बोला कि भाई हमने ये मानव अधिकार तो इकट्ठा कर लिए, पता लगा लिया, लेकिन अब इनको लागू कैसे करेंगे? तो लागू करने के लिए इन्होंने इस बैठक में एक सिद्धांतों का समूह बनाया, ठीक है। इन सिद्धांतों के आधार पे जो है इन सभी को लागू करेंगे। और इन सिद्धांतों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेरिस सिद्धांतों के नाम से जो है इनको जाना जाता है। और पेरिस सिद्धांतों के आधार पे ही फिर क्या हुआ? राष्ट्रीय जो मानव अधिकार थे, मानव अधिकार की संस्थाएं गठित की गई। जैसे भारत में इन्हीं पेरिस सिद्धांतों के आधार पर भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण, ठीक है, अधिनियम 1993 में लाया गया था, और उसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। तो अब इतना समझ में आ गया, अब हम देखते हैं आगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानव अधिकार होते क्या हैं। तो क्या होते हैं मानव अधिकार? ये संयुक्त राष्ट्र जो है उसके द्वारा एक परिभाषा दी गई है, इसमें देख लेते हैं। तो परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म, ठीक है, या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं, ठीक है। मानव अधिकार जो होते हैं वो सभी को प्राप्त होते हैं बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। दूसरी बात, मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार होता है। दूसरा, गुलामी और दासता से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। ये अधिकार आपको वैसे भी पता है, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य अधिकार है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो महासंघ है उन्होंने इसको एक परिभाषित अपनी तरफ से इसको किया गया है, और इस परिभाषा में इन सभी को शामिल किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होगा, ठीक है। अब इसके बारे बाद में हम बात करते हैं कि जो अभी हमने देखा है उसको एक एक नज़र से देखते हैं, ठीक है। यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया। ठीक है, इसमें 30 अनुच्छेद थे, जिनमें 1 से लेकर के 21 तक अनुच्छेद जो हैं वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, इसे प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। और दूसरा 22 से 29 तक जो अधिकार हैं वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं, इन्हें द्वितीय पीढ़ी के अधिकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, चूंकि इन्हें 10 दिसंबर को अपनाया गया था, ये हमने देख लिया, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर को। उसके बाद में अक्टूबर 1991 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई। इस बैठक में सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया गया, जिसको क्या कहते हैं? पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन्हीं पेरिस सिद्धांतों के आधार पर भारत में मानवाधिकारों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लाया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण 1993 का आधार क्या था? पेरिस सिद्धांत थे। ठीक है, तो पेरिस सिद्धांतों के आधार पर यह लाया गया 1993 का अधिनियम, और इसी आधार पे, इस एक्ट के आधार पे 12 अक्टूबर 1993 को किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के तहत किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। अब देखो, इसके गठन किस हिसाब से किया गया है? अधिनियम के आधार पर अधिनियम लाया गया है, इस विधान बना के, ठीक है, एक नियम बना के, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? वैधानिक। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? वैधानिक। ठीक है, अब इस अधिनियम के उद्देश्य क्या थे? इस अधिनियम को लाने के क्या क्या उद्देश्य थे? ठीक है, तो पहला उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य मानव अधिकारों की सुरक्षा करना। तो तीसरा उद्देश्य था आयोग का गठन करना और राज्यों में मानव अधिकार सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया वो किस अधिनियम के तहत किया गया? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। ठीक है, कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या क्या थे? तो ये हमने देख लिया, मानव अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना, उनका संरक्षण करना और आयोग का गठन करना। अब आगे देखिए, इस अधिनियम की धारा 2(1)(a) में, ये एग्जाम में पूछा गया है, अधिनियम की धारा 2(1)(a) में मानव अधिकारों को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण 1993 अधिनियम 1993 के तहत कौन सी धारा में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है? तो ये प्रश्न आएगा, तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे? धारा 2(1)(a) में परिभाषित किया गया है। और लोक सेवक को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो अधिनियम की धारा 2(m) में जो है लोक सेवक को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, धारा 2(1)(a) में तो क्या किया गया है? मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है, और धारा 2(m) में क्या किया गया है? लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना की हम बात करें, तो अध्यक्ष जो है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा एक सदस्य कौन होगा? उच्चतम न्यायालय में कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड। उसके बाद में देखिए एक और सदस्य, वो कौन होगा? उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये तो अध्यक्ष और 2 सदस्यों की बात होगी, और 3 अन्य सदस्य और होंगे। 3 अन्य सदस्य कौन होंगे? जो मानव अधिकारों के ज्ञाता होंगे। ठीक है, मानव अधिकारों के ज्ञाता होंगे, वो 3 सदस्य होंगे इसमें। और इनमें से इन 3 सदस्यों में से कम जो है एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। इसमें कम से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो अब और देखिए कौन कौन सदस्य होते हैं। इसमें कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। इन पदेन सदस्यों में अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब कुछ पदेन सदस्य कौन होते हैं? जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसका आयुक्त हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
इन सभी के क्या होते हैं, आयुक्त होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांग आयोग, इन सभी के क्या होते हैं, आयुक्त भी इसके सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांग आयोग, ये जो होते हैं ये 2019 के बाद जोड़े गए हैं। इसमें 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, और उस संशोधन के आधार पे इन तीनों को जो है जोड़ा गया था, पहले ये नहीं थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये पूछ सकते हैं आपसे कि 2019 के संशोधन के बाद से कौन कौन से आयोग जो है इसमें जोड़े गए हैं, जो 3 याद कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद में नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कैसे करता है, जहाँ जहाँ राष्ट्रपति आएगा वहाँ वहाँ क्या आएगी, चयन समिति आएगी। ये कौन सी चयन समिति, 6 सदस्यीय चयन समिति के आधार पर क्या करता है इसका नियुक्ति करता है। अब चयन समिति में कौन कौन शामिल है, ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति होती है, उस चयन समिति में कौन कौन शामिल है, तो पहले तो होगा प्रधानमंत्री, जो इस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री लगभग सब में है। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। दूसरा राज्यसभा का उपसभापति, और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, उपसभापति। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, दोनों में विपक्ष का नेता, दोनों के अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष है, इसका उपसभापति है, एक प्रधानमंत्री हो गया, और एक और होता है, उसका होता है केंद्रीय गृह मंत्री। तो 6 सदस्यीय समिति होती है। 6 सदस्यीय समिति के आधार पर चयन समिति होती है, उसके परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसके आधार पे, 6 सदस्यीय चयन समिति के आधार पे। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, कितना कार्यकाल होगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मैंने आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ाया था, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था और यहाँ से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से याद होना चाहिए। तो इसका आप आंसर दोगे कमेंट में, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। उसके बाद हम बात, ये जो जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया संशोधन अधिनियम 2019 के बाद से। पहले जो इसका कार्यकाल था, पहले इसका कार्यकाल था 5 वर्ष, लेकिन 2019 में संशोधन के बाद इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पुनर्नियुक्ति। तो पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति जो है की जा सकती है। अब बात करते हैं पद मुक्ति की, इसको हटाएगा कौन, तो पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किस आधार पे, कदाचार, ठीक है, या असक्षमता के आधार पे क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय जो है उसको रिपोर्ट भेजेगा, उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पे राष्ट्रपति इसको हटाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर 5 आधार ऐसे भी हैं उसमें जिसमें बिना जांच के भी हटाया जा सकता है। अब वो 5 आधार कौन कौन से हैं, जैसे कि दिवालिया घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति बिना जांच के भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। कार्य क्षेत्र से बाहर रोजगार मतलब लाभ का पद धारण कर ले, या फिर मानसिक एवं शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए या विकृत हो जाए। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति को ऐसे लगे कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से जो है काम करने के योग्य नहीं है। चौथा जो है पागल घोषित हो जाए, पागल हो जाए, या फिर न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध हो जाए। तो इन आधारों पे, इन 5 आधारों पे जो है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को बिना जांच के भी हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्तों की अगर हम बात करें तो वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे 2019 के संशोधन के बाद से। तो कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, परंतु नियुक्ति के बाद में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लेकिन एक बार अगर नियुक्ति हो गई उसके बाद जो है अलाभकारी परिवर्तन जो है आप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं प्रतिवेदन या रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है, उसने क्या काम किया, ठीक है, क्या प्रोसेस है, तो प्रोग्रेस है, वो किसको सौंपता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसको सौंपता है? केंद्र सरकार को सौंपता है। एवं जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो राज्य सरकार को सौंपता है। तो आप ये ध्यान रखना, पहले जितने भी आयोग पढ़ रहे थे उसमें रिपोर्ट किसको सौंपी जा रही थी? राष्ट्रपति को। और फिर राष्ट्रपति किसको? संसद के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ। ठीक है, कौन थे? न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ थे, रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है वी रामा सुब्रमण्यम। कौन है वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष? कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या क्या है? तो वैसे तो अपन ने जब इसकी गठन पढ़ा था, ठीक है, तो उस टाइम पे इसके उद्देश्य थे वो उसमें देख लिए थे, वो इसके कार्य हैं। ठीक है, जैसे मानव अधिकार के उल्लंघन की, अगर कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच करता है। जांच कैसे करता है? या तो स्वप्रेरणा से करे, खुद ही एक्शन ले ले, ठीक है, या फिर न्यायालय के आदेश पे, न्यायालय इनको आदेश दे कि भाई इस मामले की जो है आप जांच करो। ठीक है, तो मानव अधिकार आयोग का पहला कार्य क्या है? जांच करना। जांच किसकी करना? मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, स्वप्रेरणा से या फिर न्यायालय के आदेश से। दूसरा कार्य मानव अधिकार के लिए शोध करना, रिसर्च करना कि मानव अधिकारों को और मजबूत किस तरीके से किया जाए। तो ये क्या किसका काम है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। उसके अलावा एनजीओ को प्रोत्साहन देना, जो ऐसे एनजीओ जो राष्ट्रीय जो मानव अधिकार हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उन एनजीओ को प्रोत्साहन देना। ठीक है। जागरूकता, राष्ट्र जो मानव अधिकार हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना कि आपके जो है मानव अधिकार क्या क्या है। ये काम कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके अलावा जेलों में, बंदी गृहों में मानव अधिकार उल्लंघन का निरीक्षण करता है कि जेलों में ऐसा कोई काम तो नहीं किया जा रहा ना जिसकी वजह से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जैसे कैदियों के साथ अच्छे से बर्ताव किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो है मानव अधिकार आयोग इसके खिलाफ क्या लेता है? एक्शन लेता है। तो समय समय पर जेलों और बंदी गृहों को क्या करता रहता है? निरीक्षण करता रहता है। इसके बाद में देखिए, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों में जांच नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है? आयोग क्या है? 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। ये आप ध्यान रखना, 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों में जांच नहीं कर सकता। उसके बाद में देखिए, सिविल न्याय संहिता 1908 के तहत इसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे पूछताछ करने का अधिकार, जांच करने का अधिकार, शपथ पत्र पे हस्ताक्षर करवाने का अधिकार। ठीक है, केवल सलाहकारी निकाय है। क्या है? केवल सलाहकारी निकाय है। इसको दंड, क्षतिपूर्ति या कार्यवाही आरंभ करने के लिए केवल सलाह देता है। ठीक है, ये दंड नहीं दे सकता। ये क्या कर सकता है? केवल सलाह देता है सरकार को कि इस मामले में जो है आप एक्शन ले सकते हो। तो क्या है? एक सलाहकारी निकाय है। तो जब आपके प्रश्न आएगा तो प्रश्न में एक कथन आएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल एक सलाहकारी निकाय है। क्या ये कथन सही है? तो ये क्या क्या है? केवल एक सलाहकारी निकाय है, यह आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, अब हमने जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देख लिया है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आधार पर कुछ जो प्रश्न आए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड प्रश्न, जैसे निम्नांकित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? अब इस प्रश्न को पढ़िए, निम्नांकित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है भारत का निर्वाचन आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब ये मैंने आपको दोनों पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अब इस पे आधार पे आप बताओ कि कौन सा है जो संवैधानिक निकाय नहीं है। भाई संघ लोक सेवा आयोग तो संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख किया गया संविधान के भाग 14 में। ठीक है,
कहाँ से कहाँ तक किया गया है, 315 से लेकर के 323 तक। भारत का निर्वाचन आयोग ये भी है, इसका उल्लेख भी भाग 15 में किया गया है। जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, ठीक है, वो क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो इसका उल्लेख भी किया गया है 324 से 329 तक, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये क्या है, ये अधिनियम बना करके, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1993। तो जो अधिनियम बना करके किया जाता है वो क्या होते हैं, वैधानिक निकाय होते हैं, ठीक है। तो और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी क्या है, संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रकृति कैसी है, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अभी अभी हमने जो है इसको पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इस प्रश्न का जो है उत्तर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी हमने पूरा इसी को तो पढ़ा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को तो पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पूरा कंप्लीट जो प्रश्न आए हुए थे वो भी कर लिए। इसके बाद एक पूरा वीडियो जो है प्रश्नों का आएगा, इसमें सभी आयोगों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसके जो वीडियो है वो मैं एक लेकर के आऊँगा। उसमें आपको लगभग 50-60 क्वेश्चन जो है सभी के करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी आपके जो प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।